प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम जहाँ बात कर रहे हैं कि मुल्क चल क्यों नहीं रहा, अपोजिशन धरने दे रही है, मुसलसल बात ये की जा रही है कि जनाब आवाम को रिलीफ देने के लिए आई थी ये गवर्नमेंट, वो सिंध गवर्नमेंट हो, KPK गवर्नमेंट हो, पंजाब हो, वफाक हो, बलुस्तान हो, कहीं भी लोगों को रिलीफ चाहिए महंगाई के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। मंजूर वसान साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि सियासतदानों के लिए आने वाले दिन अच्छे नज़र नहीं आ रहे उनको, और ये भी फरमाया है कि मुल्क में 2-2.5 माह में कुछ भी हो सकता है। अदलिया और इदारों और सियासतदानों के दरमियान महाजराई मज़ीद बढ़ सकती है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असलान शेख, आप तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, मेयर सखर भी हैं। बहुत शुक्रिया। अब बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा लग रहा है आपको भी कि सियासतदानों के लिए आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें दुनिया में मुसलमान है, कल का भी कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन जहां तक सियासतदानों की बात है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खासकर जो हमारे लीडरान है, जिस तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का मैं इस पर जरूर जिक्र करूंगा कि जब तक आपके बड़े पॉलिटिशियंस इस मुल्क के जमहूरियत की एक फाइट कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मुल्क की जमहूरियत को, सलामती को कोई खतरा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, खासकर माशी तौर पर। क्योंकि जब तक आपके इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं रिजॉल्व होंगे, 25 करोड़ आबादी का शहर है, तो चीजों के अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती जो एक आम आदमी चाहता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो सियासत की है, जो पॉलिटिक्स की है, वो एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की, एक मजदूर तबके की। जो हमारे चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी भी हमेशा पॉलिसी यही रही है कि जो आपका निचला तबका है, जो इस वक्त वो तबका है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है रिलीफ की, उसको फोकस किया जाए। चाहे उसमें आपका मजदूर है, आपका हारी है, आपकी मिडिल क्लास तबका भी इसमें इनको लेते हैं। लेकिन उन सारी चीजों के लिए डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक सर्कल का चलना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब तक आपका इकोनॉमिक सर्कल नहीं बेहतर होगा तो उसके जो असरात हैं वो आम आदमी तक उस तरह नहीं पहुंच पाएंगे। गवर्नमेंट्स को भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज तभी मिलेंगे जब वो आपका सर्कल चलेगा। इनकम टैक्स हो गए, कोई भी टैक्स हो गए, तो वो सब रिलेट करते हैं। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आपकी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। अब वैसे साहब मैं सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी की तरफ भी आता हूँ, लेकिन आपकी सियासी बसीरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर पूछूंगा कि अदलिया इदारे और सियासतदानों के दरमियान जो महाजराई पूरे मुल्क में इस वक्त आप देख भी रहे हैं, और बड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर पर जब आपने खुद कहा कि मुआशी हवाले से इस्तेकाम नहीं है, और उसकी वजह यह है कि सियासी इस्तेकाम भी नहीं है मुल्क में। तो ये सियासी इस्तेकाम किस तरह आएगा? ये महाजराई तो मज़ीद बढ़ रही है। मैं आपसे थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया कि इस वक्त की महाजराई। देखें, ये महाजराई कहें या इसको आप मिस इंटरप्रिटेशन का वर्ड, ये हेलो, आवाज आ रही है जी आपको जी मेरी? यार, मिस इंटरप्रेट कह रहे हैं आप इसको? सर इसके लिए वैसे साहब आपने कौन सा जी लफ्ज़ इस्तेमाल सॉरी। किया इसके लिए, बीच महाजराई की जगह पर? क्या है ये, इसको देखना, ये बार बार वो हो रहा है। जी जी शेख साहब। सर सॉरी, ये बार बार बीच में ना एक कॉल इसके साथ आई थिंक कनेक्ट हुई है, तो उस वजह अच्छा, से ये जी जी फरमाइए, आप इंटरप्ट आपकी हो। आवाज़ आ रही है बिल्कुल साहब, जी फरमाइए। जी सॉरी। जी, मैं ये कह रहा था कि मैं आपसे इससे इख्तिलाफ करूंगा जो आपने वर्ड यूज किया है कि इस वक्त एक महाजराई की सिचुएशन बनी हुई है। देखें, ये अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाएं तो आज से नहीं, पिछले 50 सालों से ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी, अगर आप रीसेंट बात करें, रीसेंट अपडेट की बात करें, तो एक फैसला 44 साल बाद आया जिसमें कहा गया कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी थी या जो उसकी ट्रायल थी वो गलत थी। बिल्कुल। तो जब तक आपकी इस तरीके के कंसिस्टेंट फैसले नहीं होंगे, और अगर हम आज की बात करें तो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन गुजरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 से 4 माह पुरानी बात है। तो आपने देखा, हम सब ने देखा कि सुप्रीम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से लाइव हेयरिंग हुई, किस तरीके से डिसीजंस हुए सिंबल्स के ऊपर। तो उसके एकदम ज्यादा नहीं, 4 महीने बाद एक अजीब सा डिसीजन आता है जिसके अंदर रिजर्व सीट्स की एलोकेशन के अंदर टाइम फ्रेम तक प्रोवाइड किया। देखें, आर्टिकल 51 डील करता है आपका आईने पाकिस्तान का रिजर्व सीट के हवाले से। इसी तरह इलेक्शन एक्ट जो असेंबली ने पास किया है, सेक्शन 104 उसको डील करता है कि उसमें किसका प्रोरेगेटिव है, विद इन व्हाट टाइम फ्रेम्स आपने जो है वो रिजर्व सीट्स की डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, और उसमें इलेक्शन कमीशन को काफी एम्पावर किया है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखें रिजर्व सीट्स के ऊपर, तो उसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया है उन 80 लोगों को
जिनमें से आई थिंक 39 जो थे उन्होंने पीटीआई लिखा है और 41 ने अपना ब्लैंक छोड़ा है कि जी आप 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर दें, सॉरी 15 डेज के अंदर 15 डेज। इन्फॉर्म कर दें इलेक्शन कमीशन को, 7 दिन। तो ये सारी चीजें देखें एक्ट या आइन में नहीं लिखी हुई हैं, और अदलिया का काम है कानून को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेटर। तो ये सारी चीजें हम शायद उस तरफ चले जाते हैं जहां पे बात आ जाती है री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो विच सर इज नॉट द आप इस डोमेन ऑफ। पर ये बताइए, अदम एतमाद का इजहार फैसलों पर कर रहे हैं, जजों पे कर रहे हैं, अदलिया पे कर रहे हैं? देखिए हमारी अदलिया तो हमारे लिए ऑनरेबल है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें मुल्क एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें देखना है पाकिस्तान को। जब तक आपकी सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, आपका माशी इस्तेकाम उस तरीके से नहीं होगा, फैसले जो है वो अदलिया के आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, वक्ती हालात और पॉलिसीज के मुताबिक नहीं होने चाहिए। इसका एक छोटा सा आप रिप्रेजेंटेशन लें कि कोई भी एक ताजिर है, या अगर मैं आपकी बात करूं या मैं अपनी बात करूं कि कोई इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाह रहा है, क्योंकि इस वक्त तो मुल्क को बैरून मुल्क की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट हो, चरखा चले। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से जो हालात बनते जा रहे हैं, जो आपका नेशनल इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्टमेंट से परहेज कर रहा है, लोग वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चले गए कि जी इतनी अनसर्टिनिटी इस तरीके से डेवलप होती जा रही है। तो अब जब इसकी बुनियादी वजह हमें देखनी होगी, देखें ना इस फैसले से क्या हुआ, मुल्क के अंदर एक अजीब सी दोबारा एक हवा चल पड़ी। इसके रिपरकशन बाद में क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, वो एक बहुत लंबी तो डिबेट है। आप कह रहे हैं मुल्क के वसीतर मफाद को देखते हुए फैसले होने चाहिए? देखिए फैसला आइन के तहत होना चाहिए ना, एक्ट के तहत होना चाहिए। जब आपका आइन और एक्ट में एक चीज लिखी हुई है कि जी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन निकालता है कि जिस वक्त आप पार्टी के अंदर आप अपने टिकट फॉर्म कर रहे हैं, इस टाइम फ्रेम के अंदर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट अपना सबमिट करा दो। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि जी पीटीआई इज नॉट एंटाइटल्ड टू सिंबल, उसको इलेक्शन कमीशन ने अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट किया। आज एक अजीब दोबारा एक डिसीजन आ गया रिसेंटली, जिसमें कहा गया कि नहीं, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से। अब ये 7 और 15 दिन ये टाइम फ्रेम किसी आइन किसी एक्ट में आप पढ़े, मैंने खुद डिसीजन भी पढ़ा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये चीजें एक्ट और आइन और कानून में नहीं लिखी हुई। लेकिन मैं इसको एक लीगल डिबेट नहीं, मैं इसको माशरे की डिबेट, सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चाहूंगा कि देखा जाए कि इसके रिपरकशन नहीं तो निचले बैरिस्टर साहब, सतह पे। आप जाहिर है कानून मुझसे बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये बताइए, रिव्यू में गई है गवर्नमेंट, तो आपको क्या लगता है? दो जाहिर इख्तलाफी नोट भी सामने आ गए, उसमें बड़े जो पॉइंट रेज किए गए हैं, 30 बड़े ज़बरदस्त किस्म के, वो भी हैं सामने। तो रिव्यू में उन कहा जाता है कि फैसले बड़ा मुश्किल होता है कि वापस किसी और तरफ चले जाएँ। आपको क्या लगता है आप इन तमाम चीज़ों को देखते हुए? जी, रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली द सेम ऑनरेबल जज हैज टू लिसन टू द केस, कि वही जजेस सुनते हैं, तो ये हार्डली अनलाइकली होता है कि इतने सारे जजेस कहें कि जी हमारा फैसला गलत था, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी ये जो पार्लिमान ने एक लेजिस्लेशन पास की है, तो उसके अंदर देखते हैं कि कोर्ट उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करती है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि पार्लिमान का काम है कानून साजी करना, उस कानून साजी की इंटरप्रिटेशन अदलिया ने करनी है। बल्कि अगर आप बैरून मुल्क और इवन पाकिस्तान की भी बात करें, तो यहाँ तक कि कहीं पे अगर कोई शक या कोई इस तरीके से गुंजाइश रहे, इसमें नहीं समझ में आ रहा कि पार्लिमान क्या चाहती थी, इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होनी है, तो उस वक्त की वीडियोस निकाली जाती हैं कि जब ये लॉ पास हो, डिबेट सुनी जाती हैं कि पार्लिमान की इंटेंशन क्या थी। लेकिन ये कहीं नहीं होता कि उस पर बिल्कुल एक ऑपोजिट इस तरीके से डिसीजन है। लेकिन मैं फिर देखें अपनी नहीं उसी तो बात लेकिन पे आ जो रहा हूँ। फैसला इस तरह, तो फिर बैरिस्टर साहब जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो उसको फिर आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, उसको फिर अमल ना करना हो आपने, तो फिर कानून बना करके आप ले आएंगे। जाहिर आप कहेंगे जी पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। क्या पार्लिमान कोई ऐसे तो नहीं है कि अपनी मर्जी से कानून बना रही है। पार्लिमान बनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, पार्लिमान बनी है एक इलेक्शन के तहत, एक मैंडेट के तहत। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, एक इलेक्शन है, एक प्रोसेस, उनको ये मैंडेट जो है वो ये 25 करोड़ अवाम देती है। ये मैंडेट जो है वो आईने पाकिस्तान देता है। पार्लिमान जो है ये कोई किसी का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसपे क्वेश्चन उठाए कि लेजिस्लेशन कर देगी, वो उसका अख्तियार है, इट्स देयर प्रोरोगेटिव कि पार्लिमान। लेकिन मैं आपसे देखिए तीसरी बार वही बात कर रहा हूँ कि लीगल डिबेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, कि माशरा कहाँ जा रहा है, हमारे मुल्क की मैशत कहाँ जा रही है। किस तरीके के फैसले जिनमें तसलसल ना हो, इनकंसिस्टेंट हो, उसमें अनसर्टेनिटी जब डेवलप होगी तो आपके मुल्क में माशत को सर्टेनिटी नहीं मिलेगी। तो मुल्क एक बड़े नाजुक टाइम से गुजर रहा है, हम सबको चाहिए कि इस चीजों को
बारीकियों से भी देखें और इनके रिपरकशंस को भी देखें कि ये आम आदमी इस वक़्त परेशान है और पीपल्स पार्टी आम आदमी की परेशानी को लेके ना सिर्फ सीरियस है, उसको रिलीफ देने की अपना उसकी माइंडसेट है अच्छा, और सियासी अक्सर जमातें जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ज़ाहिर सूबे सिंध में मुसलसल मौजूद है, चौथी हुकूमत है आपकी, रिलीफ देने चाहते हैं, अब भी अज़म है आपका, और देख पे जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई है, बिजली के बिल के हवाले से आवाम परेशान है, बेरोजगारी के हवाले से आवाम परेशान है। तो वफाक में ये महाजराई, जिसको आपने कहा कि महाजराई का लफ्ज़ सही नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। तो अगले 2 ढाई 3 माह, जिस तरह मंजूर वसान साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये 2 ढाई माह बहुत अहम है, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी सियासी बसीरत के मुताबिक क्या आपको भी लगता है कि खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की चीज़ भी हो सकती है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ चला जाए मुल्क? लेकिन मंजूर वसान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, मेरे तो वालिद साहब के दोस्त भी हैं, मेरे वालिद की तरह। तो मैं समझता हूँ जो आप स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, तो वो उनकी कुछ ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है, वो इस तरह का ऑफ़िशियली कोई अभी तक सामने नहीं आया है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को खतरा है या ढाई महीने आपके बड़े इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक़्त जिस महँगाई से और परेशानी से जो लोग गुज़र रहे हैं, जो हमारा मिडल क्लास तबका या हमारा लोअर क्लास तबका ख़ासकर सफ़र कर रहा है, हमारे लिए एक-एक मिनट कीमती है और हमें इस मुल्क की बेहतरी और सलामती के लिए काम करना है। ये धरनों की सियासत इस वक़्त मुल्क के लिए खतरनाक है। देखें, आप इसको लॉजिकली देखें। मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह जी। से लोग भी ये सवाल उठाएँ कि क्या है, आप जमात इस्लामी का धरना ले लें या किसी और जमात का धरना ले लें, इस धरने के प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, प्रैक्टिकल रिपरकशंस क्या हो रही हैं? कि आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट या आपकी नेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, वो स्टैंड बाय पे चली गई है और वो ये मुल्क इस वक़्त स्टैंड बाय अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने कहा, हर आने वाला 1 मिनट, पल, हर चीज़ कीमती है। मुझे अंदाज़ा है कि ये भी सवाल उठेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तो महँगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च की धरना किया। देखें, बिल्कुल किया। आप उस टाइम को या रिकॉल करें, तो उस टाइम जो है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान पीपल्स सर पार्टी ने अगर उस वक़्त किस लॉन्ग मार्च तरह बैरिस्टर साहब, किस तरह डेवलप करता जा रहा था? पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो जीडीपी 6.1 था और अब देख लें कहाँ पर है। देखें, पीटीआई के दौर में अगर आप रिकॉल करें, तो पीटीआई का आज कहते हैं कि शायद पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर हो गया होगा, लेकिन आप गवर्नमेंट में बाय इलेक्शन तो कोई नहीं हारता, सारे बाय इलेक्शन हार रहे थे, महँगाई आसमान पे थी। इनिशियली दे रिफ्यूज्ड टॉक विद आईएमएफ, देन दे स्टार्टेड नेगोशिएशन विद आईएमएफ। वेट एंड वॉच के साढ़े 3 साल का जो उन्होंने सिलसिला गुज़ारा, आप ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाएँ तो देखें, आपके जो लोन्स हैं, उनकी सर रीपेमेंट्स हैं पेट्रोल या 150 रुपये पेट्रोल था, अब 280 रुपये है, डॉलर 178 का था, आज 282 पे पहुंच गया है। ये तो तमाम सर चीज़ें भी वो मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, तो मैं यही आपको कह रहा हूँ कि वो सारे फैक्टर्स उस वक़्त के लिए हुए डिसीजंस, जो करेंसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा डिवैल्यूएशन की तरफ से, आपकी जो रीपेमेंट्स हैं, वो टाइमली नहीं हो पाई, आपको मल्टीपल वो शराइत आईएमएफ की एक्सेप्ट करनी पड़ी, जिसके अंदर शायद अवाम को, शायद नहीं, हकीकत है, हकीकत इंसान को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कि आज अवाम तकलीफ में है। ये जो बिजली के बिल आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो पहिया एक वक़्त इकॉनमी का रुका, इन साढ़े 3 सालों में, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, बड़ा डिफरेंट मुल्क है, ज्योग्राफिकली इसकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। 2 सूबों में आपने देखा है किस तरीके के हालात डेवलप होते जा रहे हैं। तो एक दफ़ा जब ये मुल्क रुकेगा, तो उसको रीस्टार्ट करना इतना बस आसान काम नहीं है, बल्कि तमाम, मैं तो समझता हूँ, उसमें स्टेक वक्त होल्डर्स लगेगा को और तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हुई तो मुल्क का मजीद आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर अरसलान शेख हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, गुफ्तगू आपने सुनी, मेरे मौजूद मेहमानों की, किस हद तक आप मुत्तफ़िक हैं, आप क्या रहेगा इंतजार, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना के बाद।